There are two masses 4 kg and 8 kg placed on a smooth surface and distance between them is 24 meter and velocity is 0 at t equal to 0. Let them start moving because of the mutual attraction of force, and after any time t velocity of the 4 kg is v1 and 8 kg is v2 and the distance of the 4 kg from the center of mass is x1 and the distance of 8 kg from the center of mass is x2. रिलेशन बताना है x1 x2 में v1 v2 में, और द वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास आफ्टर टाइम t ये बताना है। सुनो ध्यान से, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना आप। शुरू में बताइए ये किस में, रेस्ट में, ये भी किस में, स्टार्टिंग में रेस्ट में। ये दोनों रेस्ट में रखे हुए स्मूथ सरफेस के ऊपर, दोनों स्मूथ, दो बॉडीज हैं, एक 4 kg की और एक 8 kg की है, दोनों की दोनों बॉडी स्मूथ सरफेस पे रखी हुई हैं, रेस्ट में रखी हुई है, ठीक है ना। ये बताइए इनके ऊपर ये दोनों ने जब मूव करना शुरू किया एक दूसरे की तरफ, तो वो किस वजह से मूव करना शुरू किया, ये बताओ आप। ये मूव करेंगे, देखो यहाँ पे लिख रखा है म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, किसकी वजह से मूव करना शुरू किया बताइए, मतलब इंटरनल फोर्स की वजह से। ये इसके ऊपर लगाएगा फोर्स और ये इसके ऊपर लगाएगा, इस वजह से मूव करना शुरू किया, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। अच्छा एक बात बताओ, जब दोनों बॉडीज रेस्ट में थी तो सेंटर ऑफ मास भी शुरू में किस में था, रेस्ट में। यार सेंटर ऑफ मास कहाँ था आपको पता है ना, सेंटर ऑफ मास इधर कहीं होगा, ये लेंथ जितनी है ना, सेंटर ऑफ मास यहाँ था, यहीं रहेगा सेंटर ऑफ मास, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। मेरा कहना ये है कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा यार, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो हैं, दोनों के दोनों यहाँ पर एक दूसरे के फोर्स की वजह से मूव कर रहे हैं। समझ में आई बात आपको? कोई एक स्टूडेंट आ जाओ जो थोड़ा सा ना कमजोर सा हो, दुष्यंत तुम ही आ जाओ, तुम आ जाओ ना, क्योंकि हैवी कोई आ गया तो फिर मेरी बेइज्जती हो जाएगी ना। सुन आप, ये हाथ पढ़ाओ। अब एक बात बताओ, ये दूर हो जाओ थोड़ा सा, हाँ दूर, अब किसी चीज को पकड़ना नहीं है। एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट मैं हूँ, ठीक है। हमारा सेंटर मास कहाँ होगा ये बताओ, दोनों का इधर कहीं होगा ना, इधर कहीं होगा, वो तो वेट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मेरा वेट इससे थोड़ा ज़्यादा होगा तो इधर कहीं हो जाएगा सेंटर मास। समझ आ गई बात आपको? अब आप क्या करना कि आप ना फोर्स लगाओ, मुझे खींचो, आप जोर से खींचो। अब एक बात बताइए, इसके अंदर हुआ, चलो मान लो मैंने तो फ्रिक्शन का यूज कर लिया, नीचे स्मूथ सरफेस होता, और फोर्स की वजह से वो जो गेम खेलते हैं ना, वो लड़के नहीं खेलते उस गेम को, ऐसे घूमती हैं वो घूमती है ना जैसे, इसके अंदर। अब एक बात बताओ, आप खींचना एक बार, ऐसे करेंगे अगर हम लोग, अगर ऐसे करेंगे तो ठीक है, बैठ जाओ। अब दोनों नजदीक आए, इसकी बॉडी के अंदर भी मूवमेंट आया, मेरी बॉडी के अंदर भी मूवमेंट आया, सेंटर ऑफ मास किधर होगा बताइए, सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा? एक इसकी बॉडी में मूवमेंट आया, नीचे तो खैर यहाँ पे ना एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन का थोड़ा बहुत इफेक्ट है, क्योंकि यार नीचे फ्रिक्शन, अगर स्मूथ सरफेस होता तब की बात हो रही है। तो मैं एक बात बताऊँ, इसकी बॉडी इधर आई, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी बॉडी इधर गई, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इसकी बॉडी इधर आई तो मेरी बॉडी इधर पक्का जाएगी, ताकि सेंटर मास वहीं का वहीं रहे, क्योंकि यहां पर जो इसकी मूवमेंट हो रही है वो मेरे फोर्स की वजह से हो रही है, और मेरी मूवमेंट इसकी फोर्स की वजह से हो रही है। दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल में लगा ही नहीं, एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल में नहीं लगा। और जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहेगा, सेंटर ऑफ मास जहां था, तो सेंटर ऑफ मास को वहीं का वहीं रखने के लिए जो नेचर में होना चाहिए वो हो जाएगा बस। मतलब एक बॉडी इधर आ रही है तो दूसरी बॉडी को इधर आना पड़ेगा, ताकि इधर का मास मोमेंट और इधर का मास मोमेंट सेम हो जाए। समझ में आ रही बात? सेंटर ऑफ मास की इधर का मास मोमेंट m1x1 इक्वल टू m2x2 होना चाहिए, वो हमेशा सेम रहेगा। ये सेंटर ऑफ मास के नजदीक आ रही है तो ये वाली बॉडी भी सेंटर ऑफ मास के नजदीक आएगी, ताकि सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहे। ये दूर जा रही है तो ये भी दूर जाएगी। आगे बात समझ में आपको? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। तो यहाँ पर जब तक एक्सटर्नल फोर्स सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहने वाला है, और सपोज ये इधर आया और मेरी बॉडी भी इधर चली गई, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही ऑब्जेक्ट इधर चले गए, दोनों ऑब्जेक्ट इधर चले गए, मतलब सेंटर ऑफ मास भी चला गया। सेंटर ऑफ मास तो कैसे जा सकता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स, दो बॉडी के बीच में था ना, वहां सरफेस पे थोड़ी, मतलब अगर दोनों बॉडी इधर जाएंगी तो उनके बीच में सेंटर ऑफ मास वहीं चला जाएगा, रहेगा तो उन दोनों के बीच में ही। हाँ रहा तो उन दोनों के बीच में, लेकिन ओवरऑल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो शिफ्ट हो गया ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में शिफ्ट हो गया ना। रहा तो उनके बीच में, लेकिन सेंटर मास तो शिफ्ट हो गया ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो उन दोनों की कंपैरेटिवली थोड़ी ना पोजीशन देखनी है सेंटर मास की, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखनी है ना पोजीशन। तो जो बंदा रेस्ट में बैठा वो देख रहा है और सिर्फ सेंटर मास को देख रहा है, उन दोनों बॉडीज को दिखाई नहीं दे रही उसको, वो दोनों तो मान लो, तो सेंटर मास तो शिफ्ट कर गया ना। और शिफ्ट कर कैसे गया जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा।
फोर्स तो इसने मुझ पे लगाया, मैंने इस पे लगाया, पूरा एक सिस्टम था, उस सिस्टम के दो एलिमेंट थे ये, और दोनों एक दूसरे पे लगा रहे थे बस, तो सेंटर मास जहां वहीं रहेगा वो। तो आ रही है बात समझ में आपको? तो यहां पर ये स्मूथ सरफेस था, स्मूथ सरफेस पे दो ऑब्जेक्ट हैं 4 kg और 8 kg, ये दोनों के दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के नजदीक आएंगे, तो सेंटर मास तो वहीं का वहीं रहेगा इसमें। अरे बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? क्यों रहेगा वहीं का वहीं? पता लग गया आपको? सेंटर मास वहीं का वहीं क्यों रहेगा? ठीक है ना? हाँ जी, अब सुनो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास आफ्टर टाइम t, 0 आएगा इसका आंसर। क्या आंसर आएगा इसका? 0। इसका रीजन लिखोगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। इसको ये 0 क्यों आया, किसी और कुछ पूछना है तो पूछ सकता है वो। कोई डाउट आ रहा है तो मन में? किसी के मन में कोई डाउट आ रहा है इस चीज को लेकर? रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2। सुनो आप, एक बात बताओ, जब पहले रेस्ट में थे दोनों बॉडीज, सेंटर मास भी किस में था? रेस्ट में। दोनों बॉडीज किस में थी? रेस्ट में। सेंटर मास भी किस में होगा? रेस्ट में। एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं, तो सेंटर मास बाद में भी रेस्ट में रहेगा। ये दोनों बॉडीज मूव करती रहेंगी, लेकिन सेंटर मास बाद में भी रेस्ट में रहेगा। एक में मोमेंटम इधर आएगा तो एक में मोमेंटम इधर आएगा, इक्विवेलेंट अपोजिट आएंगे मोमेंटम, ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए, नेट मोमेंटम 0 हो जाए, ताकि, क्योंकि पहले इनिशियल मोमेंटम 0 था। इसके अंदर आप इसको प्रॉपर तरीके से करना चाहो तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, इसका इनिशियल मोमेंटम 0, इसका भी इनिशियल मोमेंटम 0, इसकी वेलोसिटी मान लो इधर आ गई V1, ठीक है, और इसकी एक बार इधर ही मान लो V2, तो अपने आप साइन बता देगा ना, इसकी इधर V2 मान लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे M1 V1 प्लस में M2 V2, एक को इधर ले जाओ आप, M1 V1 इज इक्वल्स टू माइनस M2 V2 हो जाएगा। साइन का फर्क क्यों आ रहा है? साइन क्या बता रही है कि एक इधर है तो एक इधर है, ये इधर नहीं होगा, इधर आएगा, फिर एक इधर है तो एक इधर आएगा, फिर साइन तो इक्वल, तो यानी रिलेशन कोई कहते हैं ना V1 V2 के बीच में रिलेशन बताओ, ये है V1 V2 के बीच में रिलेशन, M1 V1 इक्वल टू माइनस M2 V2, ये रिलेशन है इनके बीच में। बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? अच्छा, x1 x2 के बीच में रिलेशन, इधर का मास मोमेंट और इधर का मास मोमेंट तो हमेशा सेम रहेगा। ये x1 है, मान लो ये x2 है, तो m1 x1 4x1 दिस इज इक्वल्स टू 8x2। या मैग्नीट्यूड अगर देखना है, साइन को नहीं देखना, तो m1 v1 इक्वल टू m2 v2 लिख सकते हो बस। ये वेलोसिटी में रिलेशन है और ये x1 x2 में रिलेशन है। हाँ जी, अब समझ में आएगी नहीं आया आपको? यस, समझ में आ गया आपको?